नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज का पीवाईक्यू सॉल्यूशन में सीयूईटी के पेपर लेकर आया हूं। ये है 30/5/2023 शिफ्ट फर्स्ट का एबीसी ग्रुप का एग्रीकल्चर का ये पेपर है। ये हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आया, ग्रीन लीफ हॉपर इज एन इंसेक्ट पेस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ग्रीन लीफ हॉपर निम्न में से किसका कीट है? तो ग्रीन लीफ हॉपर जो है ये कीट किसका है? तो राइस का है। राइस के अंदर आप जानते ही हैं कि जो वायरल डिजीज होती है हम बोल सकते हैं स्प्रेड वायरल डिजीज टुंगरो। जो टुंगरो राइस का एक फेमस वायरल डिजीज है, ये जो डिजीज है इसको हम लोग बोलेंगे स्प्रेड करना, ट्रांसमिट करना, ये इसका काम है। भाई वायरल डिजीज है, वायरस आप जानते हो कि अपने आप फैलने वाला नहीं है, उसको फैलाने का काम जो है इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी प्लांट में ये इसको ट्रांसमिट करने का काम करता है। और हम कह रहे हैं कि ये जो है इसका नाम है ग्रीन लीफ हॉपर। ग्रीन लीफ हॉपर ये किसका मेन इंसेक्ट है? तो हम बोलेंगे कि ये राइस का है। अगर हम लोग देखें तो नेफोटेटिक्स वायरेसेंस ये इसका साइंटिफिक नेम हो गया ग्रीन लीफ हॉपर का। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, किसका इंसेक्ट है, किसका पेस्ट है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉप 3 लार्जेस्ट पेडी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया ड्यूरिंग द ईयर 2017-18। 17-18 का हमारे से यहाँ डेटा पूछा है, बट अभी हम लोग अगर देखें तो अभी लेटेस्ट डेटा 2021 का चल रहा है, इसके बाद का अभी लेटेस्ट अपडेट आया नहीं है। अगर हम लोग देखें तो इसमें 124.37 मिलियन टन ये राइस का प्रोडक्शन रहा है। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं लीडिंग स्टेट की बात करें तो आप देखेंगे कि वेस्ट बंगाल 16.52 ये फर्स्ट रैंक पर है। यूपी की अगर बात करें तो 15.52 ये सेकंड रैंक पर यूपी है। अगर हम फर्स्ट 2 स्टेट की बात करें तो हमने देखा कौन कौन आ गया। फर्स्ट पे वेस्ट बंगाल है, सेकंड पर हम लोग बात कर रहे हैं तो यूपी है। थर्ड पर अगर हम लोग देखें तो 12.78, इसके साथ हम लोग देखते हैं पंजाब आता है, तो थर्ड पे आ गया पंजाब। तो 3 लीडिंग स्टेट अगर हम लोग देखें तो कौन कौन हो जाएगा? वेस्ट बंगाल, पंजाब और इसके अलावा हो जाएगा यूपी, मतलब ए, सी एंड डी। तो ए, सी एंड डी, ए, सी एंड डी ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा सेकंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मैच द कॉलम। मैच द कॉलम की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमारे को मैच द कॉलम यहाँ पर करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अवीना फतुआ बॉटनिकल नेम किसका है? तो अवीना फतुआ जो है ये बॉटनिकल नेम हो गया वाइल्ड ओट। वाइल्ड ओट या इसको हम कहते हैं जंगली जई का ये बॉटनिकल नेम हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या है? तो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कि अमरेंथस विरिडिस। अमरेंथस विरिडिस किसका नाम हो गया? तो अमरेंथस विरिडिस हम लोग जानते हैं ये है वाइल्ड अमरेंथस, ये वाइल्ड अमरेंथस का हो गया। साइप्रस रोटंडस अगर देखा जाए तो ये मोथा का है। और चीनोपोडियम की बात करें तो ये हो गया बथुआ का। तो आंसर आना चाहिए 3142। तो 3142 ये ऑप्शन है हमारे पास डी, 3142 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है नेक्स्ट उसका हो गया आंसर। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। फिर हमारे पास आया मैच द कॉलम। फिर से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर मैच द कॉलम हमारे पास आया हुआ है। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो कुछ न्यूट्रिएंट है और उनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स दिए हुए हैं। तो इधर न्यूट्रिएंट लिखे हैं, यहाँ डेफिशिएंसी सिम्टम्स लिखे हैं। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो इनमें बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं।
इनको देखते ही आप आंसर लगा सकते हैं। जैसे पर्पल डिकलरेशन जैसे ही आ जाए, मतलब बैंगनी रंग पत्तियों में जैसे ही आ जाए, आप समझ जाना बात हो रही है फास्फोरस डेफिशिएंसी की। फास्फोरस डेफिशिएंसी की बात हो रही है, मतलब बी का आंसर हो गया 1। तो आप अगर इस एक को भी पहचान जाते हैं तो भी आंसर लगा सकते हैं। बी का 1 एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, डायरेक्ट ये हमारा आंसर आ जाएगा अगर आगे आप नहीं पढ़ेंगे तो भी। लेकिन हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए, नाइट्रोजन डेफिशिएंसी इन प्लांट्स, अगर इसको देखा जाए तो क्या होता है, येलोइंग स्टार्ट इन ओल्डेस्ट लीफ। ओल्डेस्ट लीफ जो होती हैं या लोअर लीफ जो होती हैं, इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं येलोइंग होता है, फिर धीरे धीरे हम लोग देखते हैं यंगर लीफ की तरफ जाता है। मतलब सबसे पहले पुरानी पत्तियों पर पीलापन शुरू होता है, ये नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी का सिम्टम हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पोटेशियम। पोटेशियम में क्या होता है, तो पुरानी जो पत्तियां होती हैं ये नोकों की तरफ से झुलसने या जलने लगती हैं। स्कॉर्चिंग एंड बर्निंग आर ब्राउनिंग ऑफ टिप्स ऑफ ओल्डर लीव्स, ये होता है पोटेशियम की डेफिशिएंसी के कारण। जैसे हम लोग बात करते हैं कि प्लांट की जो लीफ होती है, जैसे प्लांट की लीफ है, इसके टिप और मार्जिन्स जो होते हैं, इनमें आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या होने लगता है, बर्निंग या स्कॉर्चिंग जैसा होने लगता है टिप की तरफ से, इस तरह से। ये पोटेशियम की डेफिशिएंसी जो है उसका सिम्टम हो जाएगा। लास्ट हमारे पास क्या आया, आयरन। आयरन के कारण क्या होता है, तो इंटरवाइनल प्रोसेस अपीयरिंग फर्स्ट ऑन द यंगर लीव्स, नई पत्तियों पर आपको ये डेफिशिएंसी सिम्टम शो करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन में आप देखोगे 3, 1, 4, 2, ये हमारा मेज द कॉलम का आंसर यहां पर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं 13। ड्यूरिंग द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, बीओडी रिफर्स टू, बीओडी। अब बीओडी का फुल फॉर्म अगर देखें तो ये होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसे कहा जाता है, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग। जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग इसको कहा जाता है। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या होता है, तो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। वेस्ट वाटर का जब ट्रीटमेंट करते हैं तो उसका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं, अगर बीओडी कम है मतलब वाटर जो है मोर प्योर होगा, ज्यादा प्योर होगा। बीओडी कम होना चाहिए, बीओडी जितना कम होगा वाटर को हम लोग कहेंगे कि उतना ज्यादा प्योर होगा। तो ये हमने यहाँ पर क्वेश्चन की बात की। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, फिर हमारे पास आया मेज द कॉलम। यहाँ पर टाइप्स ऑफ वाटर सेट दिए हुए हैं और कितना एरिया कवर्ड करते हैं ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो वाटर सेट होते हैं वो कितने होते हैं, तो 5 टाइप्स होते हैं। एक होता है मैक्रो, सब, मिली, माइक्रो एंड मिनी। मिली, माइक्रो एंड मिनी, ये 5 जो है हमने कहा वाटर सेट्स होते हैं। और इनका एरिया अगर देखें तो कितना है, मैक्रो का होता है मोर देन 50,000 हेक्टेयर। सब पे अगर हम लोग आ जाएं तो 10,000 to 50,000। मिली का अगर देखें तो 1,000 से ये हो जाएगा 10,000। माइक्रो का 100 to 1,000 और मिनी का अगर देखें तो ये होता है 1 to 100 हेक्टेयर। ये अब हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमको दिया है मिनी। मिनी मतलब 1 to 100 होना चाहिए, तो मिनी को 1 to 100 पर आ गए। सेकंड दिया है माइक्रो, माइक्रो का 100 to 1000 होना चाहिए, तो माइक्रो का ये हो गया 100 to 1000। फिर हम लोग किस पर आते हैं, फिर हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर मिली। मिली का क्या होना चाहिए, तो 1000 to 10,000, तो ये हो गया। और फिर आते हैं सब पर, तो 10,000 to 15,000, ये हो गया। अगर हम लोग यहाँ एक भी देखें, मिनी का भी अगर हमको मालूम है
तो आना चाहिए ए का 3, और ए का 3 आपको एक ही ऑप्शन में यहाँ पे दिख रहा है और आप इसको आंसर कर सकते हैं। तो ये वाटर सेट कितना एरिया कवर करता है उसके हिसाब से हमने आपके सामने ये आंसर कैसे लगाना है आपको, ये मैंने आपको बताया। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ स्प्रिंकलर इरिगेशन। कौन सा स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली की कमी है? तो लैंड लेवलिंग इज नॉट असेंशियल, ये तो लिमिटेशन नहीं है, ये तो सही है, बिल्कुल कोई लिमिटेशन नहीं है, इसमें लेवलिंग की जरूरत नहीं है स्प्रिंकलर में। डज नॉट वर्क वेल अंडर हाई विंड वेलोसिटी, बिल्कुल करेक्ट है, ये इसकी लिमिटेशन यहाँ पर आपको दिख रही है। क्या है कि हम लोग बात करते हैं कि विंड वेलोसिटी मोर देन 15 किलोमीटर पर आवर अगर विंड वेलोसिटी है तो हमारे को यहाँ पर क्या करना पड़ता है कि जो इरिगेशन हम लोग कर रहे हैं उसको तुरंत हमारे को रोक देना पड़ता है। मतलब विंड वेलोसिटी होना चाहिए लेस देन 15, अगर लेस देन 15 है विंड वेलोसिटी तो ये करेक्ट है, इससे ज़्यादा है तो हमारे को कंट्रोल उसको तुरंत स्टॉप करना पड़ेगा। रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन आर लेस, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। वाटर कैन बी अप्लाइड एट कंट्रोल रेट विथ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ये लिमिटेशन नहीं है, एक ही लिमिटेशन यहाँ पर आपको दिख रही है। भूमि को समतल करना आवश्यक बिल्कुल नहीं है। तेज हवा के वेग से अच्छी तरह से काम नहीं करता, हाँ यही हमारा इसका आंसर है। अपवाह और मिट्टी का कटाव कम होता है, बिल्कुल सही है। पानी को समान वितरण करता है, नियंत्रण दल पर लागू किया जा सकता है, ये सब सही है, एक ही लिमिटेशन है यहाँ पर जो हमने देखी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बॉटनिकल नेम ऑफ द कल्टिवेटेड राइस इज, कृषित चावल का वानस्पतिक नाम क्या है? तो आप जानते ही हैं कि इसका वानस्पतिक नाम अगर आप देखेंगे तो ये है ओराइजा सटाइवा। ओराइजा सटाइवा जो है ये इसका हमने कहा कि जो राइस है, कौन सा राइस है जिसकी खेती होती है, ये उसका क्या हो जाएगा, तो बॉटनिकल नेम हो जाएगा कल्टीवेटेड राइस का। फिर हम लोग बात करते हैं बाकी क्या है, तो ओराइजा मिनुटा ये वाइल्ड राइस है, वाइल्ड राइस, और वाइल्ड राइस भी कहाँ का है, तो मैक्सिकन। ओराइजा लेटिफोलिया इसको बोला जाता है ब्रॉड लीफ राइस, ब्रॉड लीफ राइस इसको बोला जाता है। और ये ओराइजा वार्थी जो है ये क्या है, तो ये है अफ्रीकन वाइल्ड राइस, अफ्रीकन वाइल्ड राइस है। ओराइजा सेटाइवा जो है इसको हम लोग बोलते हैं कल्टीवेटेड राइस, जिसकी हम लोग खेती करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो यहां पर आया अरेंज द फॉलोइंग फर्टिलाइजर पर देयर नाइट्रोजन कंसंट्रेशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे को नाइट्रोजन कंटेंट इनका बताना है, मतलब सबसे ज़्यादा जो है वो सबसे पहले आएगा और जिसका कम है वो बाद में आएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में कितना है, तो 25% नाइट्रोजन है। यूरिया में कितना है, 46% नाइट्रोजन है। अमोनियम सल्फेट में कितना है, तो 24.2% है। मोनो अमोनियम में कितना है, 11% है। डाई अमोनियम में कितना है, 18% है। तो अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट पे हो गया यूरिया, इसके बाद अगर देखा जाए तो कौन आ गया, फिर आ जाएगा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ये सेकंड पर आ गया। बी के बाद ए, तो बी के बाद ए, ये दो ऑप्शन तो हमारे पहले ही क्लियर हो गए, हट गए। ये दो में से हमको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या आ जाएगा, तो थर्ड पे आ जाएगा सी, तो ये हो गया BAC आंसर आप इसको कर सकते हैं। बाद में दो और देख लें तो आप देखोगे फोर्थ पे डायमोनियम फास्फेट, फिफ्थ पे आ जाएगा मोनो अमोनियम फास्फेट। आंसर हो गया डी, BACED, ये हमारा यहां पर हो जाएगा सीक्वेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। वेरियस अप्रोचेस ऑफ शेड्यूलिंग इरिगेशन बेस्ड ऑन सॉइल, क्रॉप्स, क्लाइमेट एंड प्लांट वाटर रिलेशनशिप आर। मिट्टी, फसल, जलवायु और पौधे जल संबंध के आधार पर सिंचाई के शेड्यूल के विभिन्न दृष्टिकोण हैं। इसका मतलब यह है कि हमें सिंचाई करनी है
या नहीं करना है, इसका पता लगाने के लिए हमारे को यहां पर चाहिए। तो सबसे पहला क्या है, सॉइल वाटर डिप्लेशन, बिल्कुल करेक्ट है। ये तो आई गई कि हम लोग देख रहे हैं कि मृदा के अंदर जल की कमी है, मतलब हमें सिंचाई करना है। फिर है सॉइल वाटर कंजर्वेशन, मृदा जल संरक्षण, इसका कोई रिलेशन नहीं है। क्लाइमेटोलॉजिकल अप्रोच, जलवायु संबंधी दृष्टिकोण, इसकी यहाँ पर जरूरत नहीं है। प्लांट इंडिसेस, पौध सूचकांक, बिल्कुल करेक्ट है। अगर प्लांट में हमारे को सिम्टम्स नजर आ रहे हैं कि भाई पानी की कमी के डिफिशियंसी सिम्टम दिख रहे हैं, मतलब इरिगेशन करना है। वाटर हार्वेस्टिंग का कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पर इरिगेशन शेड्यूलिंग के लिए हमारे को दो चीजों की जरूरत है, सॉइल वाटर डिप्लेशन एंड प्लांट इंडिसेस। तो आंसर आएगा ए एंड डी। तो ए एंड डी आप देख लेते हैं कहां पर है, तो ए एंड डी आपको यहाँ सी ऑप्शन में दिख रहे हैं, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इस तरह से आंसर हमारे को लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं मैं। फिर आ गया मेज द कॉलम। अब मेज द कॉलम बहुत ही सिंपल सा है, यहाँ क्रॉप के नेम दिए हैं, यहाँ पर आप देखोगे उनका इकोनॉमिकल क्लासिफिकेशन दिया है, इकोनॉमिक यूज क्या है। तो मेज कैसी क्रॉप है, तो मेज सीरियल क्रॉप है, ये हो गया सीरियल क्रॉप। फिर हम लोग बात कर रहे हैं सनई या सनहेम्प, इसको बोला जाता है। सनहेम्प कैसी क्रॉप है, तो फाइबर क्रॉप है। चिकपी कैसी है, पल्स क्रॉप है। सनफ्लावर कैसी है, तो सनफ्लावर को हम लोग बोलेंगे कि ये ऑयल सीड क्रॉप है। तो आंसर में क्या आना चाहिए, 3241, 3241, ये हो गया आंसर डी, 3241। बहुत ही सिंपल है, मेज द कॉलम इस तरह से आप कर सकते हैं। हेलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट वैल्यू ऑफ सॉइल पोटेशियम फॉल्स इन मीडियम रेंज की हम लोग बात कर रहे हैं। इफ इट वाज एस्टिमेटेड यूजिंग अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट से अगर हम लोग इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारे को बताना है, अनुमान लगाना है कि मिट्टी के अंदर पोटेशियम जो है मध्यम श्रेणी में आ रहा है। तो इसका पता कैसे लगाएंगे भाई हम लोग, तो आपके सामने सिंपल सा एक टेबल है, लो, मीडियम और हाई। हम लोग बात कर रहे हैं एन, पी एंड के। तो हम लोग यहां पर देख सकते हैं, सबसे पहले लेस देन 280 है अगर केजी में, तो ये हो गया लो। 280 से 560 है तो मीडियम, मोर देन 560 है तो इसको बोलेंगे हाई। फास्फोरस का लेस देन 10 केजी है तो लो, 10 to 25 केजी है मीडियम, मोर देन 25 केजी है तो हाई। पोटेशियम का लेस देन 120 केजी है तो लो, 120 to 280 केजी है तो मीडियम, मोर देन 280 केजी है तो इसको बोलेंगे हाई। हमसे पोटेशियम यहाँ पर पूछा है तो हम इसका आंसर बता सकते हैं, मीडियम बोल रहा है पोटेशियम का, तो 120 से 280, तो 120 से 280 के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हमको यहाँ दिख रहा है 135 to 335 केजी पर हेक्टेयर। आंसर हो गया बी। मीडियम के लिए नाइट्रोजन का ये है, ये हो गया फास्फोरस का, और ये हो गया पोटेशियम का। हमसे पोटेशियम पूछा है इसलिए पोटेशियम का आंसर क्या आ गया यहाँ पर, बी। क्लियर है। हाँ, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास उसकी तरफ बढ़ते हैं। विच ईयर been declared as the international year of millets by the United Nation? यूनाइटेड नेशन जो है हर साल को डिक्लेयर करता है, अलग अलग बहुत सारे चीज़ों के लिए इंटरनेशनल ईयर जो है सेलिब्रेट होता है, बट हम लोग यहाँ एग्रीकल्चर से रिलेटेड बात करेंगे। तो सबसे पहले 2020 जो है ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ। 21 क्या है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। फिर हम लोग आते हैं 22 फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, और 23 जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स।
मिलेट्स का है, बाजरा बोला हुआ है, बाकी हम लोग इसको छोटे अनाज के लिए इंटरनेशनल ईयर बोलते हैं। आंसर आ जाएगा 2023। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑर्गेनिक हर्बिसाइड। ऑर्गेनिक हर्बिसाइड हमसे पूछ रहा है। यहाँ कुछ हर्बिसाइड्स दिए हैं जैसे सोडियम क्लोरेट एंड बोरेक्स, फिर आता है बिप्रिलिडियम, ट्राइजीन, थायोकार्बामेट्स। तो आप देखेंगे कि ये जो सोडियम क्लोरेट है और बोरेक्स है ये इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक ग्रुप में आती है। बाकी आप जो देखेंगे ऑल थ्री जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक है, इसलिए आंसर आएगा सी, डी एंड ई। कहां पर दिख रहा है आपको? सी ऑप्शन में सी, डी, ई दिख रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी, डी, ई। बाकी जो ऊपर वाले दोनों हैं ये इनऑर्गेनिक में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं मैं। तो रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ्स एंड आंसर द क्वेश्चन। पैराग्राफ को पहले रीड कर लेते हैं, राइस से रिलेटेड है। राइस इज द स्टेपल फूड ऑफ 60% पॉपुलेशन। 60% पॉपुलेशन का स्टेपल फूड है ऑफ द वर्ल्ड। द कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल एंड विटामिन्स। राइस ब्रेन कंटेंट, इसके अंदर राइस ब्रेन मतलब ये एडिबल ऑयल होता है, राइस ब्रेन ऑयल बोलते हैं, ये 18 to 20% है। पेडी स्ट्राइज यूज एज अ मैन्योरिंग, मल्चिंग, पेडिंग मटेरियल एज वेल एज ट्रेचिंग मटेरियल ऑफ हट्स। Husk is used as fuel and for making lightweight bricks. Rice bran, paddy husk and stalk used as a fodder for cattle. It is also used for packing, ripening of foods and agronomical products. Inferior quality of rice, broken rice is used as a poultry feed. Poultry feed में use करते हैं। Rice by-product like मुरमुरा, लाही, पोहा are prepared. Rice grain have important place in ceremonial related to birth, marriage, funeral and other religious functions. यहाँ पर हमसे राइस के बारे में बोला है कि चावल दुनिया की 60% आबादी का मुख्य भोजन है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज और विटामिन होते हैं। चावल की भूसी में 18 से 20% खाद्य तेल होता है। धान के भूसे का उपयोग खाद, पलवार, पेडिंग सामग्री के साथ साथ झोपड़ियों की छप्पर सामग्री के रूप में किया जाता है। भूसी का उपयोग ईंधन के रूप में और हल्के वजन की ईंटें बनाने में किया जाता है। चावल की भूसी, धान की भूसी और डंठल मवेशियों के चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। इनका उपयोग पैकिंग, फलों और कृषि उत्पादों को पकाने के लिए किया जाता है। चावल की निम्न गुणवत्ता टूटे हुए चावल का उपयोग पोल्ट्री फीड के रूप में किया जाता है। चावल से मुरमुरा मतलब पका हुआ चावल, लाही पका हुआ धान और पोहा पीटा हुआ चावल जैसे उत्पाद तैयार किए जाते हैं। जन्म, विवाह, अंत्येष्टि और अन्य धार्मिक कार्यों से संबंधित समारोहों में चावल के दाने का महत्वपूर्ण स्थान है। ये पैराग्राफ हमने पढ़ा। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ राइस। राइस का बाय प्रोडक्ट कौन सा नहीं है, उप उत्पाद नहीं है? तो मुरमुरा है, पोहा है, लाही है, ये नहीं है क्योंकि ये मेन प्रोडक्ट है। ये बाई प्रोडक्ट नहीं है, मेन प्रोडक्ट है, इसलिए नॉट बोला है, इसलिए आंसर हमारा यही आएगा। नॉट बोला है इसलिए आंसर ये आएगा क्योंकि ये इसका हमने कहा बाई प्रोडक्ट नहीं है, ये इसका क्या हो जाएगा? मेन प्रोडक्ट हो जाएगा। इंफीरियर क्वालिटी राइस इज मेनली यूज्ड एज। निम्न गुणवत्ता वाले चावल का उपयोग मुख्य रूप से होता है। अभी हमने बात की थी कि पोल्ट्री फीड के लिए निम्न गुणवत्ता वाले चावल का उपयोग किया जाता है, इसलिए आंसर हो गया ए। विच इज यूज्ड एज अ पेडिंग मटेरियल। पेडिंग मटेरियल मतलब पैकिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं। जैसे कांच का सामान होता है, टूटने वाली सामग्री होती है, उसको पैक करने के लिए धान का जो पुआल होता है या हम लोग इसको स्ट्रा बोलेंगे, पेडी, इसका इस्तेमाल किया जाता है एज अ पेडिंग मटेरियल। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द एडिबल ऑयल कंटेंट इन राइस ब्रेन। अभी हमने पढ़ा कि चावल की भूसी में खाद्य तेल जो है, राइस ब्रेन ऑयल जो है, ये होता है 18 to 20%। 18 to 20% जो है इसके अंदर होता है। ठीक है, लास्ट में हम लोग बात करते हैं विच इज द मेजर स्टेपल फूड ऑफ 60% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो आप देखेंगे कि इसमें आएगा राइस। क्या आएगा? राइस। कई बार हम लोग देखते हैं
कि जैसे वर्ल्ड का स्टेपल फूड अगर आप देखोगे तो वो क्या आएगा, वो होता है व्हीट। हम लोग देखते हैं कि एशिया का या इंडिया का अगर हम लोग बात करें तो राइस है, वर्ल्ड का व्हीट है, बट पैराग्राफ के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो इसका आंसर आएगा राइस। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर एग्रीकल्चर में एग्रोनॉमी रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस देखे। आगे के जो क्वेश्चन हैं वो आपको हॉर्टिकल्चर में अभी भूपेंद्र सर आपके आगे के क्वेश्चन लेकर आएंगे। अगला पेपर जो है मैं आपके सामने बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। जब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं भूपेंद्र यादव आप सभी का MGCI के YouTube चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। जैसे कि प्यारे बच्चों आप सभी को विदित है, हम लोग CVT 2023 के जहाँ जहाँ भी एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आए हैं उनकी पूरी एक श्रृंखला चला रहे हैं, एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आज हम 30 मार्च 2023 को जो आपका पेपर हुआ था उसमें सर ने क्रॉप प्रोडक्शन के क्वेश्चन कराए। मैं आगे कंटिन्यू हॉर्टिकल्चर की बात करूंगा। तो आइए बिना विलंब के हम हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपका यही प्रेम उत्साह बना रहे और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस PY को लाभ लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निश्चित तौर पर आपकी तैयारी में आगे बहुत मदद करेंगे। ठीक है, तो PYQ की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आप जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं भाई, पहला क्वेश्चन है टेम्परेट फ्रूट्स आर प्राइमरली कल्टिवेटेड इन विच एग्रो क्लाइमेट जोन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ठंडे क्षेत्र वाले फलों की खेती मुख्य रूप से भारत के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में की जाती है। तो हमारे पास दिमाग में एक चीज उसने क्लू दिया है कि ठंडे फल या ठंडी जलवायु। तो 3 तरह का क्लाइमेट होता है, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। तो 3 तरह की क्लाइमेट की बात आप जानते हैं, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। यदि हम बात करें ट्रॉपिकल की तो ये गर्म क्षेत्र होते हैं, सब ट्रॉपिकल थोड़े कम गर्म, और टेम्परेट बिल्कुल ठंडे क्षेत्र होते हैं, जैसे हम क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में जानते हैं। अब यहाँ पर क्लाइमेट जोन की बात निकली है तो आप सभी को एक बेसिक बात मैं बता देता हूँ। एग्रो क्लाइमेट जोन की अगर हम बात करें, एग्रो क्लाइमेट जोन ऑफ इंडिया, तो एग्रो क्लाइमेट जोन ऑफ इंडिया कितने होते हैं, दैट इज 15। ठीक, और एग्रो इकोलॉजिकल जोन अगर पूछा जाए दैट इज 21। ठीक, ये भी आप यहाँ से लर्न करेंगे। ठीक, अलग अलग स्टेट के एग्रो क्लाइमेट जोन अलग होते हैं, इकोलॉजिकल जोन अलग होते हैं, लेकिन अभी हम इंडिया की बात कर रहे हैं। तो इंडिया में एग्रो क्लाइमेट जोन कितने हो रहे हैं, 15, और एग्रो इकोलॉजिकल जोन 21 हो रहे हैं। फिर इसको भी ICR ने, नार्प ने, ये सब अलग डिवाइड किया है, तो फिलहाल उतना डिटेल नहीं जाएंगे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे ठंडे क्षेत्र के लिए। तो जहां भी आपको इसमें से ठंडा क्षेत्र दिखेगा वो इसका आंसर बनने के मोस्ट प्रोबेबली चांस है। तो सेमी एरिड भी नहीं हो सकता, ह्यूमिड हो सकता है, लेकिन ईस्टर्न हिमालय लिखा है। ठीक है, चलो ये भी एक ऑप्शन बनने के चांस है हमारे। एरिड तो बिल्कुल नहीं होगा, तो 2 ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो गए। अब आपके पास बचा B और D। यदि हम देखें तो पूर्वी हिमालय और पश्चिम हिमालय की बात करें तो इनमें से ज्यादा जो सक्सेस रेट मिलती है हमें, वो मिलती है ह्यूमिड वेस्टर्न हिमालय रीजन में। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, आपका D हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो रहा है हमारे पास D हो रहा है। ठीक, चलिए याद रखना भाई, ये बात इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नॉट एक यूनिट है, जो नॉट है ये किसके मेजरमेंट की यूनिट है, इसके बारे में हमें जानना है। तो आइए हम बात करते हैं सोलर रेडिएशन। तो सोलर रेडिएशन की अगर हम बात करें, सौर विकिरण को मापने के लिए जो इकाई है दैट इज लक्स, और लक्स इसकी कैसी यूनिट हो रही, दैट इज ओल्डेस्ट यूनिट है। लक्स इसको मापने की कैसी यूनिट है, तो ओल्डेस्ट यूनिट है, आपको ध्यान रखना है। अब सौर विकिरण की बात निकली है तो कुछ और बेसिक बातें मैं आपको यहाँ बता देता हूं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर सौर विकिरण की, तो 2 तरह की सौर विकिरण हमें देखने को मिलती है, एक टोटल इनकमिंग और एक डायरेक्ट सोलर रेडिएशन। ठीक है, 2 तरह की सोलर रेडिएशन देखने को मिलती है, एक है टोटल इनकमिंग सोलर रेडिएशन और एक आता है डायरेक्ट सोलर रेडिएशन। तो जो हमारे पास टोटल इनकमिंग हो रहा है, इसको मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास होता है पाइरेनोमीटर। ठीक है, इसको मेजरमेंट करने के लिए हम यूज करते हैं पाइरेनोमीटर। और टोटल इनकमिंग के बाद डायरेक्ट की बात करें तो इसके लिए होता है पाइरिलोमीटर। पाइरिलोमीटर। ठीक है, तो ये 2 इक्विपमेंट भी याद रखना। और विंड वेलोसिटी की बात करें तो निश्चित तौर पर जो नॉट है माप की इकाई है वो हवा से रिलेटेड है, तो विंड वेलोसिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको मिल गया इसका राइट आंसर, दैट इज बी। ठीक है,
आपको याद रखना है। लेकिन अगर आपसे यहाँ पूछ लिया जाए कि हवा के वेग को, वेलोसिटी को और किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं, तो दैट इज एनीमोमीटर। कौन सा मीटर हो रहा भाई? एनीमोमीटर। लेकिन डायरेक्शन की बात हो, वायु की दिशा की यदि बात हो, तो वायु की दिशा के बारे में आपसे पूछा जाए तो वायु की दिशा बताने वाला यंत्र कौन सा हो रहा है? दैट इज विंड वैन। कौन सा वैन हो रहा भाई? तो विंड वैन आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। देन हम बात करें, वर्षा की बात निकली है तो रेन गेज, वर्षा मापी कौन सा होता है? तो वर्षा मापी जो इक्विपमेंट हो रहा हमारा, जो वर्षा को मापने वाला है, दैट इज रेन गेज। वर्षा मापी कौन सा हो रहा है? तो दैट इज रेन गेज। वर्षा मापी हमारा जो इक्विपमेंट हो रहा है वो हो रहा भैया रेन गेज, याद रखिए। फ्रॉस्ट या पाले की बात करें तो फ्रॉस्ट या पाला क्या होता है? जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस चला जाता है या इससे कम चला जाता है, जब रात्रि में टेम्परेचर 0 या इससे कम चला जाता है, तो पौधे के अंदर जो कोशिकाएं होती है, ठीक है, उन कोशिकाओं का जो जल होता है, ठीक है, पौधे की कोशिकाओं का जो जल होता है, कोशिकाओं में जो वाटर है, जल है, वो क्या होने लगेगा? जमने लगेगा। और जब ये जमने लगेगा तो क्या बनने लगेगी? बर्फ जैसी संरचना आएगी, क्रिस्टल बनेंगे बर्फ के, और कोशिकाएं फट जाएगी, पौधे की मृत्यु हो जाएगी। तो पाला, फ्रॉस्ट गिरने का अर्थ है कि टेम्परेचर बहुत नीचे चले जाने से पौधे के अंदर जो वाटर बॉडीज है, या सॉरी वाटर बॉडीज नहीं बोल सकते, वाटर बॉडीज तो हम रिवर इनके लिए यूज करते हैं। पौधे के अंदर जो भी कोशिकाओं में पानी प्रेजेंट है वो अगर जम गया तो बर्फ बनेगी और कोशिकाएं फट जाएगी, पौधे की मृत्यु हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं फ्रॉस्ट या पाला गिरना। पाले से बचने के लिए इरिगेशन एक अच्छा उपाय है, क्योंकि जाइलम फ्लोएम की गति बनी रहेगी, और जाइलम फ्लोएम यदि दौड़ते रहे तो पाला गिरने से, अर्थात टेम्परेचर डाउन होने से, पौधे के अंदर जो कोशिका है वो जमेगी नहीं। ठीक है, एक तो ये उपाय है। फिर खेत के चारों ओर हम धुआं कर देते हैं, इट मीन्स आग लगा देना है। खेत के अंदर नहीं लगाना है, खेत के चारों ओर लगाना है। कुछ पौधों को हम ढक देते हैं, कुछ रसायन का भी प्रयोग कर लेते हैं। तो ये पाले से बचने के कुछ उपाय है। कुछ वेराइटीज भी डेवलप की गई है, जैसे फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट वेराइटी है पोटैटो में कुफरी शीतमन। फ्रॉस्ट के लिए रेजिस्टेंस वैरायटी की अगर हम बात करें तो फ्रॉस्ट के लिए रेजिस्टेंट वैरायटी हो रही, दैट इज कुफरी शीतमन। तो ये इस तरह से भी हम इसको यहाँ पर याद रख सकते हैं। तो मैंने काफी सारी जानकारी दी है, और फिलहाल इसका राइट आंसर हो रहा है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर क्रॉप इज कमर्शियली प्रोपागेटेड थ्रू सीड? तो रोज का प्रोपागेशन किससे होता है? ये तो पूरी दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं भाई, कि गुलाब का जो प्रोपागेशन होता है मोस्ट ऑफ द हम देखें तो दैट इज टी बडिंग, टी कलिकाएं। इसको शुद्ध हिंदी में हम बोलते हैं चश्मा चढ़ाना, या इसी को हम शील्ड बडिंग भी बोल देते हैं, इसी को हम आई बडिंग भी बोल देते हैं। ठीक, उल्टा टी बडिंग, इन्वर्ट टी बडिंग, कई सारे नाम है। ठीक है, ग्लेडियोलस की बात करें तो ग्लेडियोलस का जो कमर्शियली प्रोपागेशन होता है दैट इज कॉर्म, जिसको हम लोग घनकंद के नाम से भी जानते हैं। अमेरिकन ग्लेडियोलस काउंसिल ने इसको 5 टाइप्स में डिवाइड किया है। देन बात करें हम मैरीगोल्ड की, गेंदा की, तो गेंदा में जो प्रोपागेशन हो रहा है सीड से होता है, और सीड के अलावा इसमें कुछ हद तक कटिंग भी हो जाता है, लेकिन मेनली तो कमर्शियली सीड का ही यूज होता है। देन कार्नेशन की बात करें तो कार्नेशन में 2 कंडीशन है। क्या 2 कंडीशन है जिसको हम यहाँ पर जान पाएंगे? यदि हम बात करें भाई कार्नेशन की, ठीक है, यदि हम बात करें कार्नेशन की, तो कार्नेशन में हमारे को 2 कंडीशन देखने को मिलेगी। वो 2 कंडीशन क्या हो रही सर? तो यहाँ पर 2 कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। अगर एनुअल है तो सीड से होगा, है ना। कार्नेशन की यदि हम बात करें, यदि ये 1 वर्षीय एनुअल है तो इसका प्रोपागेशन होगा सीड से, बीज के द्वारा। और यदि कार्नेशन पेरेनियल है, बहुवर्षीय है, तो इसका जो प्रोपागेशन होगा, बहुवर्षीय पेरेनियल कार्नेशन है, तो इसका हम प्रोपागेशन देखेंगे दैट इज कटिंग। कौन सा कटिंग? तो स्टेम कटिंग। ठीक, एंड एक और फ्लावर का मैं आपको बता देता हूं दैट इज केना। तो केना इंडिका बोटनिकल नेम है, कैनिकेसी फैमिली है। कहीं पर आपको नेक्टेंजिनेसी भी मिलेगा या सिटेमिनेसी मिलेगा, सॉरी सिटेंजिनेसी मिलेगा। तो केना में जो प्रोपागेशन होता है विद द हेल्प ऑफ राइजोम। ठीक है,
राइजोम इट मीन्स प्रकंद। ठीक है, चलिए तो हमारे पास एक लिस्ट तैयार हो गई है कि जो मेजर फ्लावर है उनमें प्रोपागेशन किसकी सहायता से हो रहा है। ठीक, उम्मीद करता हूं ये आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी कलेक्ट हो रही है। अगली बात हम अगले क्वेश्चन के साथ करते हैं। आपको यहाँ पर वेदर एलिमेंट दिए गए हैं और इन्हीं वेदर एलिमेंट के साथ आपको लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ मैच करना है। ठीक है, चलिए सोलर रेडिएशन दिया है, टेम्परेचर दिया है, रेनफॉल दिया है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी दी है। तो सोलर रेडिएशन की बात करें तो इसको मेजर करते हैं हम वाट्स पर स्क्वायर मीटर में, तो ये हो गया भैया। सेकंड है टेम्परेचर, तो आप सभी जानते हो दैट इज सेल्सियस में मैनेजमेंट होगा इसका। देन रेनफॉल है तो रेनफॉल सेंटीमीटर में आ जाएगा। और अब जो बचा वो तो आंसर ही हो गया, दैट इज क्या आंसर हो गया भाई, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी दैट इज परसेंटेज। हालांकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी की 2-3 टाइप होते हैं जिसका ग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर भी होता है, लेकिन फिलहाल हम जानेंगे सोलर रेडिएशन के बारे में। तो सोलर रेडिएशन के लिए क्या यूनिट लिखी जाती है, दैट इज वाट्स पर मीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये मैच करना अपने को A का 4। अब A का 4 कहाँ है, एक ही जगह है। चलिए बहुत बढ़िया, आसान हो गया। B का 3 बिल्कुल सही है, राइट हो गया। C का 2 बिल्कुल सही है और D का फर्स्ट। इट मीन्स इसका राइट आंसर हो गया है B। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो रहा है वो B हो रहा है। चलिए आगे जानेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पर। बात करेंगे हम पाइपर नाइग्रम इज कैटेगराइज्ड या कैन बी कैटेगराइज्ड, किसके अंदर आता है। ये ट्री है, श्रब है, क्लाइंबर है, एनुअल, पेरेनियल है। तो पाइपर नाइग्रम इज ए पेरेनियल क्लाइंबर। ठीक है, पेरेनियल क्लाइंबर होगा। ठीक है भाई, तो इसका आंसर क्या होगा, पाइपर नाइग्रम की यदि हम बात करें दैट इज पेरेनियल क्लाइंबर। ठीक है, पाइपर नाइग्रम की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है, पेरेनियल क्लाइंबर होता है। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो C एंड E इसका राइट आंसर होगा, C और E। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो राइट आंसर है, इसको हम किंग ऑफ स्पाइसेस कहते हैं। ये बात आप जरूर ध्यान रखेंगे। किंग ऑफ स्पाइसेस बोले तो मसालों का राजा, और क्वीन स्मॉल कार्डेमम आप सभी जानते हैं, छोटी इलायची को हम मसालों की रानी कहते हैं, और पाइपर नाइग्रम को हम किंग ऑफ स्पाइसेस कहते हैं। फैमिली इसका पाइपेरेसी होता है। अगर हम बात करें इसकी फैमिली की दैट इज पाइपेरेसी, तो पाइपेरेसी इसका परिवार हो गया। 2n क्रोमोसोम इसमें 52 होते हैं। और केरल सबसे ज्यादा काली मिर्च का उत्पादन करता है। ठीक है, केरल का मैक्सिमम शेयर है, सर्वाधिक योगदान है उत्पादन में काली मिर्च में। काली मिर्च के सर्वाधिक अगर हम बात करें योगदान की, तो काली मिर्च के योगदान में सर्वाधिक कंट्रीब्यूशन करने वाला राज्य कौन हो रहा है, केरल हो रहा है। इसकी फेमस वैरायटी है पंचमी और पूर्णिमा। ठीक है, पंचमी, पूर्णिमा, और एक सीरीज होती है पेन्योर की, पेन्योर 1 से लेकर 8 तक ये इसकी वैरायटी है। तो ये ब्लैक मिर्च के लिए, काली मिर्च के लिए आपके काफी सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। मैंने यहाँ पर बता दिए किंग ऑफ स्पाइसेस, फैमिली, 2n, और प्रोडक्शन की बात हुई, कुछ फेमस वैरायटी की बात हुई। ठीक है, पाइपर नाइग्रम के बारे में हमने मोस्ट ऑफ द जानकारी यहाँ पर देख ली है। चलिए अब आपसे पूछा गया विप्टेल इन कॉलीफ्लावर इज काज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ। गोभी में जो विप्टेल है ये किसकी कमी से हो रहा है। तो हम देखेंगे विप्टेल डिसऑर्डर में क्या होता है। जनरली आप देखेंगे तो इसमें इस तरह से जो कर्ड बन रहा है इसमें से विप लाइक स्ट्रक्चर निकल जाते हैं। ठीक है, कर्ड ना बनकर विप लाइक स्ट्रक्चर निकल जाते हैं। अगर हम देखें इसमें तो हमें यहाँ पर विप लाइक, इसीलिए तो नाम क्या रखा विपटेल, तो इसमें विप लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। शुद्ध हिंदी में हम देखें तो इसका नाम है चाबुक नुमा। किसके नुमा, तो चाबुक नुमा बन जाता है, विप जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, चाबुक जैसी संरचना बन जाती है, कर्ड ना डेवलप होकर एक तरह से टेल निकल जाती है। और ये किसकी तरह दिख रहा है, टेल की तरह, इसलिए नाम क्या रखा विप टेल, पूंछ की तरह दिखाई देता है, इसलिए इस डिसऑर्डर का नाम हो गया विप टेल। अब प्रश्न ये कि किसकी डिफिशियंसी से होता है, तो ये भैया आप सभी को पता होना चाहिए, दैट इज मोलिब्डेनम। तो इसका राइट आंसर हो गया बी। अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का जो ज्यादा इफेक्ट हमें देखने को मिलता है तंबाकू और बीट रूट में देखने को मिलता है, उनका कलर उड़ जाता है जब क्लोरीन की क्या हो जाए, अधिकता हो जाए। क्लोरीन की क्या हो जाए, अधिकता। तो इसकी अधिकता से हमें तंबाकू में, टोबैको में और चुकंदर में, बीट रूट में अगर हम देखें, ठीक है, तो उनका कलर उड़ जाएगा क्योंकि क्लोरीन की अधिकता से कलर उड़ जाता है। मोलिब्डेनम की बात हो ही चुकी है। बोरान की बात करें तो जितनी भी कोल क्रॉप्स हैं इनमें क्या, कौन सा डिसऑर्डर देखने को मिलता है हमें, ब्राउनिंग।
ब्राउनिंग देखने को मिलता है। देन बात करें हम जिंक की, तो जिंक की कमी से तो काफ़ी सारे रोग आपने पढ़े होंगे। राइस में जो खेरा रोग होता है धान का, जो कि 1966 में डॉक्टर वाई.एल. लेने ने पंतनगर में आईआर राइट वैरायटी पर खोजा था। ठीक है, उसके अलावा मेज में हम जानते हैं मक्का में सफ़ेद कली का रोग हो जाता है, वाइट बट सफ़ेद कली का रोग हो जाता है मक्का में। धान का खेरा रोग हो गया। ठीक है, जिंक की कमी से अगर हम बात करें तो अमरूद में एक फेमस समस्या है, दैट इज ब्रॉन्जिंग। तो अमरूद में क्या हो जाता है, ब्रॉन्जिंग हो जाता है। चलिए भैया, तो एक बहुत अच्छी जानकारी आपको शॉर्ट में मिल गई है। ठीक, और जो विप्टेल है ना, ये कौन सी मृदाओं में ज्यादा होता है, तो ध्यान रखना, नोट लगा के आप लिख सकते हो। ये जो विप्टेल है, ये जैसे मैंने यहाँ डायग्राम बनाया है विप्टेल के लिए, तो ये एसिडिक सॉइल में ज्यादा होता है, मोर प्रोन टू एसिडिक सॉइल। तो यह भैया कौन सी मृदा में ज्यादा होता है, तो एसिडिक सॉइल, इट मीन्स अम्लीय मृदा में यह रोग ज्यादा होता है, ये डिसऑर्डर ज्यादा होता है। अब अम्लीय मृदा में हो रहा है इसलिए लाइम डाला जाता है 2 से 6 टन पर हेक्टेयर, इसमें रिक्लेमेशन के लिए लाइम डाला जाता है। तो ये भी आप यहाँ से लर्न रखना। उम्मीद करता हूँ कि ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको समझ में आ रही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काफी सारे नाम दिए हैं यहाँ पर, थोड़े से डिफिकल्ट है। आउट ऑफ द फॉलोइंग प्लांट स्पीसीज विच अ ट्री स्पीसीज सुटेबल फॉर प्लांटिंग इन लॉन। तो लॉन लगाने के लिए आप लगा रहे हैं, वैसे तो सबसे बेस्ट लॉन कौन सी होती है, भारत में सबसे ज्यादा यूज किसका होता है, भारत में सबसे ज्यादा किसका यूज होता है, तो आप सभी को पता है, दैट इज दूब घास, साइनोडान डेक्टाइलन। घास की बात करें हम तो भारत में सबसे ज्यादा दूब घास लगाई जाती है, साइनोडान डेक्टाइलन जो ग्रेमिनी परिवार की आती है। खेल के मैदान में भी इसी घास का यूज किया जाता है। ठीक, और ये सनशाइन इसको ज्यादा पसंद है, खुले मैदान में लगाया जाता है। तो घास लगाइए तो उसके चारों ओर कौन सा पौधा लगाना चाहिए, तो स्टेनो ट्राइफम, सेकेंडेटस, मूसा, सुपरबा, एगेव अमेरिकाना या केली स्टेमन, लांसोलेटस। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें साथियों, तो दैट इज डी। अब डी क्या हो रहा है, तो ये बाटल ब्रश है। ये किसका नाम हो रहा है, ये बाटल ब्रश है, काफी सुंदर दिखाई देता है बाटल ब्रश। ठीक है, तो ये बाटल ब्रश का बोटनिकल नेम हो गया, दैट इज केले स्टेमन लांसोलेटस। तो आप इसको याद रखेंगे, केले स्टेमन लांसोलेटस इसका बोटनिकल नेम हो रहा है। तो आप अच्छे से इसको याद रखेंगे, तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्लियर रहेगा। ठीक है, अब हमारे पास अगला हो रहा है जो स्टेनो टाइफ्रम सेकेंडेटस की बात करें तो ये बफेलो ग्रास है। कौन सी ग्रास हो रही भाई, तो बफेलो ग्रास है। ये अगर मैं बात करूं तो ये किसका नाम हो रहा है, दैट इज बफेलो ग्रास। ये हो रहा है आपका बफेलो ग्रास। बफेलो ग्रास का बोटनिकल नेम हो रहा है। और ये देखो मूसा आया तो कहीं ना कहीं बनाना की बात हो रही, दैट इज क्लीफ बनाना। कौन सा बनाना है, क्लीफ बनाना। ये क्लीफ बनाना का बोटनिकल नेम हो रहा है, वानस्पतिक नाम हो रहा है। और आगे अमेरिकाना की बात करें तो ये सेंचुरी प्लांट है, दैट इज सेंचुरी प्लांट। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। बाटल ब्रश का बोटनिकल नेम पूछा था आपसे, दैट इज कैल्सीटेमान लांसोलेटस। कैल्सीटेमान लांसोलेटस बाटल ब्रश है। काफी इसके फूल सुंदर होते हैं, इस तरह से उसके ऊपर रंग बिरंगे दिखाई देता है ब्रश की तरह, इसलिए इसका नाम हो गया बाटल ब्रश। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काफी आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो किसी का गलत होना ही नहीं चाहिए। पोमोलॉजी स्टडी ऑफ फ्रूट क्रॉप्स। ठीक है, दैट इज फ्लोरिकल्चर स्टडी ऑफ फ्लावर क्रॉप्स, ओलेरिकल्चर स्टडी ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स, विटीकल्चर दैट इज ग्रेप वाइन। ऐसे ही होता है एक आपका सिट्रीकल्चर। सिट्रीकल्चर किससे रिलेटेड है, तो आप सभी जानते हैं, दैट इज सिट्रस। ऐसे ही आपका सेरीकल्चर आएगा। तो सेरीकल्चर की अगर हम बात करें तो ये किसके लिए रिलेटेड है, रेशम कीट के लिए। ठीक है, सिल्क वर्म के लिए। एक होता है आपका एपीकल्चर। तो एपीकल्चर इज रिलेटेड टू हनी बी, मधुमक्खी पालन। बी कीपिंग भी बोलते हैं जिसको। एपीकल्चर हो गया, सेरीकल्चर हो गया, सिट्रीकल्चर हो गया, पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर। ठीक है, तो जो मेन यहाँ पर था शॉर्ट कल्चर, घास की खेती के लिए हम लिखते हैं। तो मोस्ट ऑफ द आपको यहाँ पर मैंने जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है बता दी। अब यहाँ पर ध्यान देना है, मैच करेंगे
तो ए का थर्ड होना चाहिए और ए का थर्ड एक ही ऑप्शन में, तो बहुत आसान काम हो गया। बी का सेकंड बिल्कुल सही है, सी का फोर्थ बिल्कुल सही है, डी का सेकंड सही है। इट मीन्स इसका राइट आंसर हो गया ए। तो 33 का जो राइट आंसर हो रहा भैया वो ए हो रहा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सरल था, आसान था, कर सकते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस रिफर्स टू द जुडिशियस रिमूवल। देखो जुडिशियस शब्द का मतलब है भाई न्याय के साथ, अन्याय नहीं करना है। जुडिशियस का मतलब है न्याय, आपने सुना होगा जुडिशरी, तो जुडिशरी मतलब जज के लिए लिखा जाता है। रिमूवल ऑफ पार्ट अ श्रब ट्री टू इनहांस द प्रोडक्शन ऑफ एन आर्चर। देखो जब भी प्रोडक्शन की बात हो और उसके साथ क्वालिटी शब्द की बात हो तो हमेशा वो प्रूनिंग को जाएगा। लेकिन जब ट्रेनिंग की बात करें यहाँ पर, तो ट्रेनिंग क्या होता है, ये शुरुआती वर्ष में किया जाता है, इनिशियल ईयर में किया जाता है, ठीक है। और ये पौधों के लिए एक तरह से देखा जाए तो फ्रेमवर्क तैयार करता है, ढांचा तैयार करता है, और पौधों को मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। तो ढांचा तैयार करना है और पौधों को मजबूत बनाना है। तो पौधों को मजबूत और आकर्षक बनाने के लिए हम क्या बनाते हैं, ढांचा बनाते हैं। मजबूत व आकर्षक बनाने के लिए हमें एक ढांचा तैयार करना है। पौधों को मजबूत और आकर्षक बनाने के लिए हम एक ढांचा तैयार करते हैं, उसको हम जान रहे हैं ट्रेनिंग के नाम से, ठीक है, ध्यान रखना। और ये शुरुआती के समय में किया जाता है। प्रूनिंग जो होता है लेट ईयर में, बाद के वर्ष में किया जाता है, ये बाद में किया जाता है, ठीक है। ये शुरुआत के 3 वर्ष में किया जाता है, ये बाद के वर्षों में किया जाता है। और प्रूनिंग का अगर हम देखें तो ये क्वालिटी की बात करता है। प्रूनिंग किसकी बात करता है, क्वालिटी यील्ड की बात करता है। तो ये शब्द आपको ध्यान रखना है, जब क्वालिटी यील्ड की बात होगी तो प्रूनिंग की बात होगी, और यहाँ पर प्रोडक्शन की बात हुई, इट मीन्स क्वालिटी की बात हो रही है। रोगिंग आप जानते हैं, रोगिंग में हमें क्या करना है, जैसे रोगी वीड हम पढ़ते हैं। एक फसल में जैसे हमने एक मान ले कि सोयाबीन लगाया, ठीक है, उदाहरण समझते इसको हम, सोयाबीन लगाया, सोयाबीन की हमने बोई तो थी JS 335 वैरायटी 335, लेकिन इसमें कुछ जो है मान लो अंकुर के पौधे भी आ गए। अब हमें तो मेन चाहिए थे 335, लेकिन उसमें कुछ पौधे किसके आ गए, अंकुर के, तो इनको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो इसको हम बोलते हैं रोग्यू, क्या बोलते हैं भैया, रोग्यू वीड बोलते हैं, है ना। इसको हम बोलते हैं रोग्यू वीड। कौन सा वीड बोलने वाले, रोग्यू वीड। और इस रोग्यू वीड को यहां से हटाना, फील्ड से रिमूव करना ही क्या कहलाता है, आपका रोगिंग। एंड देन ग्राफ्टिंग की बात करें तो इट इज ए प्रोपागेशन मेथड, यह एक प्रसारण की विधि है। कौन से प्रसारण की, तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन की एक मेथड है। यह एक वेजिटेटिव प्रोपागेशन की एक मेथड है। और ग्राफ्टिंग में अगर हम बात करें तो इसके 2 टाइप है, इनार्चिंग एंड विनियर ग्राफ्टिंग, जिसको इनार्चिंग को हम अटैच्ड ग्राफ्टिंग बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये बेसिक जानकारी आपको यहाँ से और क्लियर हुई, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बल्बियस कट फ्लावर। इसमें से एक बल्बियस कट फ्लावर की ओर अपने को बढ़ना है जिसमें कंद बनते हो। सबसे पहले तो रोज की बात कर लें तो दैट इज किंग एज वेल एज क्वीन, ठीक है। मैरीगोल्ड की बात करें तो अफ्रीकन जो मैरीगोल्ड हो रहा है, अफ्रीकन जो मैरीगोल्ड होता है, तो इसकी बात करें तो इसको इंडियन रोज कहते हैं। अफ्रीकन मैरीगोल्ड को हम इंडियन रोज के नाम से जान रहे भैया, ध्यान रखना। देन हमारे पास है ग्लेडियोलस, तो ग्लेडियोलस को तो हम स्वार्ड लिली के नाम से जान रहे हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ बल्बियस फ्लावर कहते हैं इसको। तो उत्तर तो आपको मिल ही गया होगा, जैसे मैंने बल्बियस फ्लावर बोला तो क्वीन ऑफ बल्बियस फ्लावर, ठीक है। इसी को हम स्वार्ड लिली भी जान रहे हैं, स्वार्ड लिली, कंद पुष्प की रानी, स्वार्ड लिली, ठीक है, ये सब इसी के नाम है। देन हम बात करें कार्नेशन की तो इसको डिवाइन फ्लावर के नाम से जाना जाता है, दैट इज डिवाइन फ्लावर। और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, गार्डन पिंक, गार्डनर पिंक। तो ये कार्नेशन के अदर नेम हो गए। तो यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट बन गई है, जैसे आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एक साथ हमने कई सारे फ्लावर के निक नेम को एक्सप्लेनेशन दे दिया है ताकि आपको याद रहेंगे, ठीक है। तो और हम बात करें यदि ग्लेडियोलस की तो क्वीन ऑफ बल्बियस फ्लावर हो गया, स्वार्ड लिली हो गया, इसे हम
ग्लोरी ऑफ ईस्ट और क्वीन ऑफ ईस्ट के नाम से भी जान सकते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में जाना था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी क्लियर हुई होगी। अब अगली क्लास में आपके लिए एनिमल के क्वेश्चन आएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय जाट एक बार फिर MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज लेकर आया हूं मैं 2023 CUT का 30 मई का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। इसके हम देख रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चंस, और उसमें आज फर्स्ट क्वेश्चन है, गो सांड में प्रति स्खलन वीर्य की सामान्य मात्रा कितनी होती है? व्हाट इज द नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ सीमेन पर इजाकुलेशन इन काउ बुल? ठीक, तो काउ बुल में अगर देखें तो 5 to 8 ml इसका आंसर है। एग्जैक्ट अगर देखें तो 6 ml। ठीक है, और ये हम बोल सकते हैं बफेलो बुल, बफेलो बुल, इसमें भी एग्जैक्ट देखें तो 3 ml होता है, 3 ml। ठीक, तो उसने काउ बुल पूछा, आंसर ये आ जाएगा। इसमें देखें तो ये ह्यूमन का हम बोल सकते हैं, ह्यूमन। ठीक है, तो ये हो गया बफेलो का, ये ह्यूमन और ये काउ बुल। ठीक, फिर है विच इज फ्रोजन डेयरी प्रोडक्ट? फ्रोजन, ठीक है, जमे हुए। तो जमा हुआ मतलब जो यूँ बोलो कि जिसको हमने आइस में कन्वर्ट कर दिया, और आइस में कन्वर्ट किया, इसमें से कौन होगा? तो कुल्फी। तो कुल्फी एक फ्रोजन प्रोडक्ट। ठीक है, कुल्फी और आइसक्रीम ये दोनों मेजर है, अगर देखें तो मेजर फ्रोजन प्रोडक्ट है कुल्फी एंड आइसक्रीम। ठीक है, बाकी बटर, अभी जैसे हमारी बातचीत हुई, फैट रिच मिल्क के प्रोडक्ट है। श्रीखंड की अगर हम बात करें तो ये फर्मेंटेटेड है, किण्वित है। और अगर हम खोआ की बात करें तो ये कॉन्सनट्रेटेड है, कॉन्सनट्रेटेड, या फिर इसको बोले हम संघनित। ठीक, उसने फ्रोजन पूछा, आंसर आ जाएगा कुल्फी। फिर नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओवरीज इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? ठीक है, महिला के प्रजनन तंत्र में अंडाशय का क्या कार्य है? तो मोटे तौर पर अंडाशय के 2 ही कार्य हैं। ठीक है, एक तो अंडाणु का उत्पादन करता है, ठीक है, ओवम प्रोडक्शन का काम करता है, और सेकंड फीमेल सेक्स हार्मोन को रिलीज करता है। ठीक है, जो मादा जनन हार्मोन है उसको रिलीज करने का काम है। ठीक, ये 2 ही इसके मेन काम है। तो देखते हैं कहाँ पर है। सिक्रेशन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये सही ऑप्शन है। ठीक है, फिर भी देखते हैं कोई दूसरा हो तो। फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स ऑफ द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये काम ये नहीं करती। ठीक है, ये तो ओवा रिलीज करती है, वो उसको रिलीज कर देगी, उसके बाद में ओवा उसकी इच्छा से जहाँ जाना चाहे वहाँ जाए। ठीक है, उसका इसमें कोई रोल नहीं। फिर सिक्रेशन ऑफ म्यूकस ड्यूरिंग द स्ट्रेस स्टेज, ये भी इसका काम नहीं है। ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म टुवर्ड्स द फैलोपियन ट्यूब, ये भी इसका काम नहीं है। तो इसका काम है सिक्रेशन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये दोनों के दोनों हार्मोन ओवरी से आते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों। क्लियर? तो सही आंसर आ जाएगा इसका ए। फिर है चूज द प्रॉपर कवर्ड एरिया। कवर्ड एरिया पूछा है, फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट फॉर एन अडल्ट काउ। ठीक है, अडल्ट काउ के लिए उचित कवर क्षेत्र पूछा है। ठीक, तो एक अडल्ट काउ के लिए अगर देखें तो कवर्ड एरिया की अगर हम बात करें तो वो होता है 3.5 स्क्वायर मीटर। ठीक, और अगर मान लो वो आपसे पूछ ले ओपन एरिया, तो ओपन होता है 7 स्क्वायर मीटर। ठीक है, कवर्ड के कंपेयर में ओपन ज्यादा, और न्यू बोलो कि एक तरह से डबल। ठीक है, जितना कवर्ड है उसका डबल अप्रोक्स हम देते हैं ओपन। तो ये है 3.5 कवर्ड, और ओपन पूछे तो 7। यहाँ उसने कवर्ड पूछा, आंसर आ जाएगा 3.5 स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर। फिर है मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड ऑफ द ब्रूडर टेम्परेचर। ठीक है, इसने लिस्ट 1 दी है, उसके अंदर वीक दिए हैं, लिस्ट सेकंड में इसने टेम्परेचर दिया है। पूछ किसका रहा है? ब्रूडर टेम्परेचर। तो ब्रूडर टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो हम फर्स्ट वीक में ये रखते हैं 95 डिग्री फ़ारेनहाइट फर्स्ट वीक में, और उसके बाद में फिर एक थंब रूल है कि हर वीक में हमको 5 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर डिक्रीज करते जाना है, लेस करते जाना है। ठीक है, तो अगर हम सेकंड वीक में जाते हैं तो सेकंड वीक में टेम्परेचर 90 हो जाएगा। थर्ड वीक में अगर हम चलें तो थर्ड वीक में टेम्परेचर 85 हो जाएगा। फोर्थ वीक में चलें तो फोर्थ वीक में टेम्परेचर 80 हो जाएगा। तो बस इसके अकॉर्डिंग इधर सेट कर लें। फर्स्ट वीक में कितना है? 95,
फर्स्ट का फोर्थ, दो में मिल रहा है हमको ऑप्शन, फर्स्ट का फोर्थ। अब देखते हैं, आगे चलते हैं। सेकंड वीक में हमने बोला 90, तो सेकंड का थर्ड, देखो सेकंड का थर्ड इसके अंदर मिल रहा है, ठीक है। बाकी किसी में तो ए का फोर्थ है ही नहीं, तो ऑप्शन दो ही थे, दोनों में से एक, ये आंसर हो गया, क्योंकि इसके अंदर तो सेकंड दिया है। फिर भी और चेक कर लेते हैं। थर्ड वीक में, थर्ड में 85, सी का सेकंड आ जाएगा, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट, तो हमारा आंसर आ गया सी, ठीक है। ब्रूडर मतलब एक चीज ध्यान रखना, चिक्स, चूजे। तो जो चूजे होते हैं उनको फर्स्ट वीक में 95 और उसके बाद में टेम्परेचर को हमको डिक्रीज करते जाना है। एक चीज और ध्यान रखना, सबसे ज्यादा टेम्परेचर 1 को चाहिए, ठीक है। 1 से चिक निकलेगा, उसको 1 से कम चाहिए। चिक बड़ा होके बनेगा हेन, उसको चिक से भी कम चाहिए। इसका मतलब कि 1 को सबसे ज्यादा, फिर चिक को और फिर हेन को। तो टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज होता चला जाएगा। फिर है विच कैटल डिसीज इज लोकली नोन एज थनपका। बड़ा ही चतुर आदमी है, ठीक है। इंग्लिश में भी हिंदी को ही लिख दिया है, ठीक है। कहीं थोड़ा बहुत हमको कहीं मिल जाता क्लू तो हो सकता है आंसर दे देते, ठीक है। फिर भी ट्राई करते हैं। उसने पूछा है कि थनपका को और किस नाम से जानते हैं। तो थनपका, एक चीज तो समझ में आ रही है कि थान की बात हो रही है। थान मतलब थन, ठीक है। और पक गया है, और पकता किस में है, तो ये पकता है थनेला रोग में, और थनेला को अंग्रेजी में कहा जाता है मेस्टाइटिस, मेस्टाइटिस, ठीक। तो देख लेते हैं इसमें ऑप्शन, ये है आंसर हमारा। उसने दोनों जगह काम किया, यहाँ थन पका दोनों ही सेम लिख दिए, और इधर भी दोनों के दोनों सेम लिख दिए। यहाँ देखिए मिल्क फीवर को हिंदी में भी दुग्ध जर, मतलब हिंदी में लिखा है, ठीक है। लेकिन इधर जो है उसने यहाँ पर चतुराई की है कि वहाँ पर भी सेम और यहाँ पर भी सेम, मैच ना कर पाए, पर हम तो इंटेलिजेंट है, हमने मैच कर लिया, ठीक। फिर है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एसिड रिक्वायर्ड बाय द ग्रोइंग चिक्स। निम्नलिखित में से कौन सा बढ़ते चूजों के लिए आवश्यक अम्ल नहीं है, ठीक। अब ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। इसमें थोड़ा समस्या ये है कि इसका इंग्लिश वर्जन ऐसे पढ़ने में अगर देखें तो इंग्लिश वर्जन अलग लग रहा है और हिंदी वर्जन अलग लग रहा है, और हिंदी वर्जन तो एकदम अलग लग ही रहा है, और ऐसा लग रहा है, ठीक है, कि दोनों आपस में मैच नहीं कर रहे। ऐसा जो पढ़ने में आपको ठीक लग रहा होगा, हाँ शायद इधर भी नॉट आया है, इधर भी नहीं आ गया, उधर भी अम्ल, इधर भी एसिड हो गया काम। लेकिन हिंदी का वर्जन जो उसने इंग्लिश में पूछा है उससे एकदम उल्टा है, ठीक है। क्या पूछा उसने इंग्लिश में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एसिड रिक्वायर्ड बाय ग्रोइंग चिक्स, ठीक। यहां जो उसने चीज लिखी है, ये जो चीज है, ये है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो वो क्या बोल रहा है कि नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स किसको, मतलब ग्रोइंग चिक्स, कौन सा ग्रोइंग चिक्स को नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स रिक्वायर्ड होता है, जरूरी होता है। अब आप हिंदी पढ़ो, निम्नलिखित में से कौन सा बढ़ते चूजों के लिए आवश्यक अम्ल नहीं है, ठीक। तो उसने इसका हिंदी कर दिया है वहां पर, नॉट का नहीं, पर एक्चुअल में वो है क्या, नॉन है, वो नॉन एसेंशियल मतलब अनावश्यक अमीनो अम्ल है, जो किसके लिए जरूरी है, बढ़ते चूजे के लिए जरूरी, ठीक है। तो वो ये पूछ रहा है कौन सा जरूरी है, पर हिंदी में ऐसा लग रहा है कि वो ये पूछ रहा है कि कौन सा जरूरी नहीं है। तो इंग्लिश वाला वर्जन सही है और हिंदी वाला वर्जन इसका गलत है, ठीक। अब इसमें देखते हैं आंसर। तो आंसर में अगर हम बात करें तो अर्जिनिन इसेंशियल है, आवश्यक अमीनो अम्ल है। हिस्टिडीन इसेंशियल है, आवश्यक अमीनो अम्ल है। ये दोनों के दोनों आवश्यक है, और पूछा कौन सा है, नॉन इसेंशियल। इसका मतलब ये दोनों तो नहीं हो सकते, ठीक। अब ये जो दोनों हैं, ये है नॉन एसेंशियल, ये भी नॉन है, ये भी नॉन है। अब उसने पूछा है नॉन एसेंशियल पर कौन, किसके लिए, ग्रोइंग चिक्स के लिए जरूरी हो, ठीक। तो ग्रोइंग चिक्स के लिए अगर देखें
तो एलिनिन जरूरी है, एलिनिन जरूरी है। ठीक है, ये जो सिस्टीन है ये भी नॉन इसेंशियल है, बट ये जरूरी है ब्रॉयलर्स के लिए। और ब्रॉयलर्स मतलब जिनका यूज हम किसके लिए करते हैं, मांस के लिए, मीट के लिए। तो इनके लिए नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स पूछे तो कौन सा है, सिस्टीन। उसने पूछा ग्रोइंग चिक्स के लिए और वो जरूरी है उसके लिए एलिनिन। ठीक है, तो थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन लिखा है, वैसे इंग्लिश में भी जो उसने लिखा है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का ही है हमको लग रहा है। ठीक है, बट थोड़ा उसको समझे तो हमको समझ में आता है कि हाँ वो नॉन इसेंशियल पूछ रहा है, लेकिन हिंदी में उसने उसका पूरा गुड़ गोबर कर दिया। चलो नेक्स्ट है भदावरी ब्रीड ऑफ बफेलो ओरिजिनेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। तो भदावरी अगर देखें तो भदावर की है, ठीक है, आगरा भदावर यूपी। ठीक, तो आंसर आगरा यूपी, ये सही है। ठीक है, और इस बफेलो का तो एक स्पेशलिटी पूरे वर्ल्ड में फेमस है, हाईएस्ट फैट है वर्ल्ड में, सबसे ज्यादा फैट परसेंट इसी के मिल्क में होती है, 12 to 13% और 13% फैट। ठीक, काफी फेमस क्वेश्चन है ये तो। फिर है गिर काउ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट इंडियन डेयरी कैटल ब्रीड इज मोस्टली फाउंड इन। गिर कहां पे, तो गिर फॉरेस्ट है। गिर फॉरेस्ट कहां है, गुजरात में। ठीक है, तो आंसर गुजरात। फिर चले नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन। ब्रेड बनाने में कौन से रोगाणु हमारी सहायता करते हैं, विच माइक्रोब्स हेल्प्स अस इन प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड। ठीक है, तो ब्रेड बनाने में हमारी हेल्प करता है ईस्ट, जिसको और हम बोले तो खमीर। ठीक है, इसकी हेल्प से ब्रेड बनाई जाती है। तो ये है हमारा आज का पेपर। नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए पेपर के साथ में आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार। सर जय हिंद, स्वागत है आपका MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। CUET के पेपर सॉल्यूशन की हम लोग बात कर रहे हैं, जो 2023 में CUET का जो पेपर हुआ था एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का, जिसमें बायोकेमिस्ट्री और जो एग्रीकल्चर बायोलॉजी होती है उससे रिलेटेड भी प्रश्न आते हैं। उन्हीं प्रश्नों पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। प्रश्न यहाँ पर, क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पजेज, माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है उसमें क्या क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल होता है, यानी कि ऊर्जा घर कहते हैं कोशिका का। अब ये जो ऊर्जा घर है कोशिका का, इसके अंदर क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक होता है भैया DNA, सिंगल सर्कुलर DNA होता है। कुछ RNA के मॉलिक्यूल इसके अंदर पाए जाते हैं और इसके अंदर राइबोसोम भी होता है। ठीक है, जैसे याद रखिएगा आप लोग, क्लोरोप्लास्ट और जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं इनके अंदर खुद का मतलब राइबोसोम होता है, बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो 3 कंटेंट है ये पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। किसके अंदर पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, मतलब A, B और C ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं। लाइसोसोम और प्लास्टिड जो होते हैं ये नहीं पाए जाते हैं। तो हमें यहाँ पर जो सीक्वेंस दिए गए, जो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से करेक्ट जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है। तो पहला ऑप्शन दिया है A, D एंड E, तो ये तो गलत है। A एंड B, B बॉम्बे में दिया है, ये भी A एंड B ओनली दिया है, तो नहीं, C भी होता है, राइबोसोम भी होता है। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, A, B एंड C ओनली। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका C, चेन्नई। अगले प्रश्न पर हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न है, मैच द कॉलम आप लोगों को दिया गया है। जो लिस्ट फर्स्ट है उसको आपको लिस्ट सेकंड के साथ में मैच करना है। जब भी ऐसे प्रश्न आए तो आप थोड़ा सा अपने को फोकस होना है, डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको पहले लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड को अच्छी तरह से पढ़ना है। जैसे पूछा गया प्रश्न है कि भैया लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मिला हुआ आप, तो सबसे पहले लिस्ट फर्स्ट में हम लोग देख लेते हैं। पहला दिया है क्लोरोप्लास्ट, तो इधर दिया है प्रोटीन, इधर दिया है एमाइलोप्लास्ट, तो इधर दिया है कार्बोहाइड्रेट, इधर दिया है एलायोप्लास्ट, तो इधर दिया है क्लोरोफिल, इधर दिया है एल्यूरोप्लास्ट, तो इधर दिया है फैट्स। अब जब भी ऐसे प्रश्न आए तो आप लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड के ऐसे ऑप्शन को पहले सिलेक्ट करो जो आपको पता है। भैया ऐसा तो नहीं होगा कि चारों ऑप्शन आपको नहीं पता है,
पता होता है। जैसे मैं बात करता हूं क्लोरोप्लास्ट, अब क्लोरोप्लास्ट दिया है तो आपको पता होना चाहिए कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन होता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक है, तो ये वाला जो है आपका ए वाला जो है ये किससे मिल जाएगा, आपका इस थर्ड वाले से मिल जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन में हम लोग पहले देख लेते हैं कि पहले वाले का थर्ड कौन कौन सा दिया है। तो भैया देखो इस ऑप्शन को छोड़कर ए, सी और डी के अंदर पहले वाले का क्या दिया है, थर्ड। हमारे पास में प्रॉपर टाइम होता है सीयूईटी के अंदर, आपको डरने की जरूरत नहीं भैया। 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन करने रहते हैं, 10 क्वेश्चन जो है वो हम लोगों को छोड़ने रहते हैं। प्रॉपर टाइम हमारे पास में होता है, डरने की जरूरत नहीं है, हम आराम से कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से हम लोगों को देखना है। दूसरा दिया है एमाइलोप्लास्ट। ठीक है, एमाइलोज जो है भैया, ये अगर हम लोग ये एमाइलोप्लास्ट की बात करें तो एमाइलोप्लास्ट जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है, कार्बोहाइड्रेट से। और भैया ये यहाँ पे जस्ट सामने ही दिया गया है, मतलब बी का सेकंड। तो भैया देखो बी का सेकंड कहाँ दिया है, तो आपका एक ऑप्शन ये गया, एक ऑप्शन ये चला गया। अब आपके पास में सी और डी ऐसे ऑप्शन है जहां पर ए का थर्ड दिया है, बी का सेकंड दिया है। थर्ड सी की बात कर लेते हैं। सी क्या है, एलायोप्लास्ट दिया है, यानी कि एलाइओप्लास्ट दिया है। तो एलाइओप्लास्ट जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है, वो फैट से रिलेटेड होता है भैया। किससे रिलेटेड होता है, फैट से, और जो लिपिड होते हैं उससे रिलेटेड होता है। तो ये आपका सी कहाँ चला गया, ये चला गया भैया फोर्थ नंबर पे चला गया। कहाँ चला गया, फोर्थ नंबर पे चला गया। तो देखो सी का फोर्थ कहाँ दिया है, तो सी का फोर्थ अपने को दिया है डी दिल्ली में, मतलब सी चेन्नई, ऑप्शन बी गलत है। अब आंसर क्या आ जाएगा, डी दिल्ली आ जाएगा। अब ये लास्ट वाले को आप मिलाओ या ना मिलाओ इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे पास में हमारा आंसर आ चुका है, हमको आंसर मिल चुका है। क्लियर है क्या। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है शॉटगन और बायोलिस्टिक मेथड इज यूज्ड फॉर। शॉटगन का प्रयोग या बायोगन का प्रयोग या जीन गन का प्रयोग, ठीक है, सब एक ही नाम है ये। तो इनका प्रयोग कहां किया जाता है। पहली बात तो हम लोग ये समझते हैं कि भैया ये शॉटगन या जीन गन क्या होता है। देखो अगर मान लीजिए कि आपको कोई वैरायटी डेवलप करना है, कोई नई वैरायटी डेवलप करना है, उसके अंदर आपको आनुवंशिकी परिवर्तन चाहिए, तो आनुवंशिकी परिवर्तन चाहने के लिए आपको जीन का ट्रांसफर करना पड़ता है। किसका ट्रांसफर करना पड़ता है, जीन का। तो उस जीन को ट्रांसफर करने के लिए आप जिस गन का प्रयोग करते हैं उसको जीन गन या फिर हम लोग शॉटगन के नाम से या बायोलिस्टिक मेथड के नाम से जानते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जीन का ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। तो यहां पे क्या शॉटगन का प्रयोग प्रोपागेशन के लिए होता है, प्रोपागेशन के लिए नहीं होता भैया, प्रवर्धन के लिए नहीं होता है। ऑप्शन ए जो है वो गलत हो गया। दूसरा है प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन, प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन करने के लिए, बिल्कुल नहीं। डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट, ट्रांसजेनिक मतलब जिनका ट्रांसफर करके प्लांट तैयार करना, बिल्कुल बिल्कुल भैया डेवलपमेंट करना है, तो ये आंसर आ जाएगा। नॉर्मल ब्रीडिंग नहीं, नॉर्मल ब्रीडिंग तो नहीं होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर प्रयोग होता है, तो नॉर्मल ब्रीडिंग यहाँ पे आंसर नहीं आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, सी चेन्नई आपका आंसर आ जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट, यानी कि ट्रांसजेनिक प्लांट को डेवलप करने के लिए हम लोग शॉटगन का प्रयोग या बायोलिस्टिक मेथड का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ OH इन अ सॉल्यूशन विथ pH 10। ऐसे प्रश्न जब भी आए तो आपको पता होना चाहिए pH और इसका एक और भाई होता है pOH, ठीक है। तो हमें पता है कि pH प्लस pOH इज इक्वल टू होता है 14। क्या होता है भैया, 14। अब यहां पर pH का मान हम लोगों को दिया गया है 10, तो ये यहां पर आपका क्या आ जाएगा भैया, ये 14। तो pOH कितना आ जाएगा, pOH आ जाएगा आपका 4। कितना आ जाएगा, 4। अब चूंकि जब भी हम लोग pH या pOH निकालते तो नेगेटिव लॉगरिथम देखा जाता है, तो अगर आप यहां पे नेगेटिव लॉगरिथम देखोगे OH का, तो OH का नेगेटिव लॉगरिथम देखने पर ये जो मान है ये आपका कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा आपका 10 टू दी पावर -4, 10 टू दी पावर -4m। तो ये आंसर आपका कितना आ जाएगा, 10 टू दी पावर -4m। आंसर दिया गया है हम लोगों को यहाँ पर सी चेन्नई में 10 टू दी पावर -4m दिया गया है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका जवाब आ जाएगा। क्लियर है। तो महत्वपूर्ण है, ऐसे प्रश्न बन जाते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं।
अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। फ्लेमिंग गेव द टर्म क्रोमेटिन, फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन शब्द दिया था। न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन होता है। कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यू एंड मेम्ब्रेन बाउंड, जो कंटेंट होता है न्यूक्लियोलस का वो कंटिन्यू होता है, निरंतर होता है, और मेम्ब्रेन बाउंड होता है यानी कि झिल्ली से गिरा हुआ होता है। रॉबर्ट ब्राउन इज क्रेडिटेड टू डिस्क्राइब फर्स्ट द न्यूक्लियस एज सेल ऑर्गेनल, जो रॉबर्ट ब्राउन है उन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी एज अ सेल ऑर्गेनल। अब यहां पर देखिए आप कौन सा करेक्ट नहीं है, तो मैं बता देता हूं आपको कि फ्लेमिंग गेव द टर्म क्रोमेटिन, ये जो क्रोमेटिन शब्द है ये दिया गया था फ्लेमिंग के द्वारा 1879 में। कब दिया गया था भैया? 1879 में। मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये आपका क्या है? सही है। न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन, बिल्कुल क्रोमोसोम और न्यूक्लियोलाई जो होता है वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म बनाते हैं। तो वही आपका न्यूक्लियोलाई क्या हो गया? न्यूक्लियोलस हो गया, और क्रोमोसोम मतलब आपके क्या हो गए? क्रोमेटिन। तो ये भी बिल्कुल सही है। कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यू एंड मेम्ब्रेन बाउंड, ये वाला जो पोर्शन है ये है भैया गलत। गलत का मतलब है कि ये करेक्ट नहीं है, ये इनकरेक्ट है, इसलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा? सी चेन्नई आ जाएगा। जबकि रॉबर्ट ब्राउन ने तो भैया न्यूक्लियस की खोज की थी सबसे पहले। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? सी चेन्नई आंसर आ जाएगा। तो लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड मैंने आपको पहले बताया कि जब भी ऐसे प्रश्न सॉल्व करना है आप पहले दोनों तरफ पढ़ लीजिए। कोई न कोई ऐसा एक ऑप्शन होता है जिसका आंसर आपको पता होता है, बाकी अपने आप मिल जाएंगे, कोई डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिलिया। तो भैया सिलिया क्या होता है? सिलिया क्या होता है भैया? तो अभी चलो मान लो हम लोगों को नहीं पता है सिलिया क्या होता है। हम इधर देखते हैं, इधर दिया है कैल्शियम पैक्टेट दिया है, कोई बात नहीं। राइबोसोम्स दिया है, आउटग्रोथ ऑफ ऑन ऑल मेम्ब्रेन दिया है। लाइसोसोम्स दिया है, आरएनए एंड प्रोटीन दिया है। मिडिल लेमिला दिया है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम दिया है। अब आपको सिलिया का नहीं पता, राइबोसोम आपको पता है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, मतलब राइबोसोम जो होता है उसके अंदर प्रोटीन होता है। क्लियर है क्या? तो राइबोसोम वाला जो है ये आपका कहां मिल जाएगा? ये मिल जाएगा आपका थर्ड पे। तो बी का थर्ड कहां है भैया? देखो बी का थर्ड कहां दिया है? बी का थर्ड दिया है, एक तो यहां दिया है पहले में, और आपका दिया है डी दिल्ली में। मतलब कि दो ऑप्शन आपके क्या हो गए? माइनस हो गए पहले से। देखिए कितना कम टाइम लगता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। फिर लाइसोसोम, तो भैया लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, इसकी तो पहचान है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भैया। तो सी का चौथा कहां दिया है? तो सी का चौथा कहां दिया भैया? सी का चौथा दिया है ए आगरा में, मतलब डी दिल्ली भी नहीं है, तो आपका आंसर आ जाएगा ए आगरा। मतलब दो ऑप्शन से ही हमने आंसर निकाल लिया, बाकी ऑप्शन पर हम लोगों को जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, बाकी ऑप्शन पे कब जाते? जब यहां पर सी में भी, यहां पे भी चौथा दिया होता, यहां पे भी चौथा दिया होता। अब फिर देख लेते हैं भैया मिडिल लेमिला। तो आपको पता होना चाहिए मिडिल लेमिला जो होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम का पैक्टेड होती है। तो ये भैया डी दिल्ली को आप फर्स्ट पे लेके जाओ, ये डी दिल्ली का फर्स्ट आ गया, तो इसका मतलब है कि ये इसका क्या आ जाएगा? ये सेकंड आ जाएगा। आंसर आपका जो है वो क्या आ गया? ए आगरा आ गया। बहुत सिंपल है। कितना मतलब चंद टाइम बहुत कम लग रहा हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में, हमारे पास में वहां पे टाइम रहेगा, प्रॉपर टाइम रहेगा, मत फिक्र कीजिए एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न, पैराग्राफ वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सारे के सारे आंसर पैराग्राफ से बनते हैं, बस थोड़ा सा फोकस होकर हम लोगों को थोड़ा टाइम देके इस पैराग्राफ को पढ़ना है कि क्या दिया गया है इस पैराग्राफ के अंदर। ध्यान से पढ़ना है, पढ़ते हैं। नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मतलब बात हो रही है नाफेड की, इज एन एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इन इंडिया। भारत में ये एक एपेक्स बॉडी है, मतलब सबसे बड़ा है मार्केटिंग के मैटर पर। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का जो मार्केट होता है, मार्केटिंग होती है, उसका सबसे बड़ा संस्थान कौन है? नाफेड है। अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। इट वॉज फाउंडेड ऑन बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर, यानी कि 2 अक्टूबर 1958। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिन होता है। तो भैया 1958 में 2 अक्टूबर को इसकी स्थापना हुई। टू प्रमोट द ट्रेड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेस अक्रॉस द नेशन,
पूरे के पूरे देश के अंदर कृषि उत्पादों को और जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट होते हैं उनकी मार्केटिंग के लिए, उसके ट्रेड के लिए, उसके बाजार के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। इट इज रजिस्टर्ड अंडर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंडर में रजिस्टर्ड हुआ है। नाफेड इज नाउ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोक्योरमेंट एज वेल एज मार्केटिंग एजेंसीज फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इन इंडिया। भारत में ये प्रोक्योरमेंट के लिए, लार्जेस्ट प्रोक्योरमेंट के लिए भी है और साथ में मार्केटिंग एजेंसी भी है। नाफेड इज द नोडल एजेंसी टू इम्प्लीमेंट प्राइस स्टेबलाइजेशन मेजर्स विथ इट्स हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नाफेड हैज 4 रीजनल ऑफिसेस। इसके 4 रीजनल ऑफिसेस है। दिल्ली में है, मुंबई में है, चेन्नई में है और कोलकाता में है। अपार्ट फ्रॉम 28 जोनल ऑफिसेस है। इसका पूरा हर एक कैपिटल के अंदर इसके जोनल ऑफिसेस आपको मिलेंगे, तो 28 जोनल ऑफिसेस इसके आपको देखने को मिलेंगे। ये पूरा की पूरा पैरा हमने पढ़ लिया, इंग्लिश में पढ़ लिया, हिंदी में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप हिंदी में पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है, दिया वही है जो मैंने अभी आपको पढ़ा है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे 41 से लेके 45 तक। 41 वाला क्वेश्चन सबसे पहले देख लेते हैं। नाफेड के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? रीजनल ऑफिसेस ऑफ नाफेड, तो एक हेड ऑफिस है भैया न्यू दिल्ली में और 4 रीजनल ऑफिसेस है। आंसर आ जाएगा आपका 4। पढ़ चुके हैं हम लोग, देख चुके हैं हम लोग, यहां पे देख चुके हैं हम लोग। ये देखिए 4 रीजनल ऑफिसेस दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है नाफेड का मुख्यालय कहां है? हेड ऑफिस पूछा है तो कहां पे भैया? न्यू दिल्ली के अंदर है नाफेड का मुख्यालय। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट ऑफ नाफेड? नाफेड के रिस्पेक्ट में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत है? यह मूल्य स्थिरीकरण के लिए नोडल एजेंसी है, तो भैया ये काम तो ये तो करती है भैया, प्राइस स्टेबलाइजेशन का काम ये करती है, अपन पढ़ चुके हैं। इट प्रमोट द ट्रेड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ये काम भी करती है। इट इज रजिस्टर्ड अंडर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, ये बात भी सही है। तो भैया जब 3 सही है तो एक ही गलत होगा, तो आपका आंसर क्या जाएगा? डी दिल्ली, मतलब यही क्या है? गलत है, इनकरेक्ट है। फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर? तो हमने पढ़ाई है, कौन है? नाफेड एपेक्स बॉडी है भैया। नाफेड की स्थापना कब हुई? कब हुई थी नाफेड की स्थापना? महात्मा गांधी का जन्मदिन 2 अक्टूबर 1958 को नाफेड की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। क्लियर है क्या? तो चलिए ये जो क्वेश्चंस है ये CUET 2023 के अंदर पूछे जा चुके हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस जो हैं ये आपके जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर बायोलॉजी से भी रिलेटेड है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स वाले क्वेश्चंस भी हैं और बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो हमने आज सोल्व कर लिए हैं। क्लियर है क्या? धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।